अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 18.7 के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज रिलेट करती है 18.2 के साथ और 18.5 के साथ। अगर वो दोनों एक्सरसाइजेज आपको अच्छे से सॉल्व करना आती हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें तो हमें कह रहे हैं द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपके पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का डायरेक्ट रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मतलब ये हुआ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आई कहते हैं करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट किया जाता है। तो इट मीन दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस मतलब I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है R के साथ। दोनों को लिखते हैं फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। पहले भी कंबाइन कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से समझ में आता है तो, नहीं तो आप एक एक करके फिर कंबाइन कर लें। पहले केस में उसने कहा कि भाई I का रिलेशन डायरेक्ट है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं V, राइट? सो दिस वन, सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब दूसरे केस में उसने कहा कि भाई I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो 1/R। अब दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या आएगा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय R, राइट? अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो I विच इज इक्वल टू के V बाय R, इक्वेशन नंबर 1, और वेयर K डज नॉट इक्वल टू 0 और K है क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जैसा आपका दिल करे, आप इस चीज़ को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। अब उसने कहा कि भाई I जो है वो 6 एम्पेयर है। ये एम्पेयर बेसिकली करंट का यूनिट है। V विच इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, ये इसका यूनिट है, और R विच इज इक्वल टू 5 ओम, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे। सो पुट यहाँ पर I विच इज इक्वल टू 6, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ओहम्स लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी ओहम्स लिख लिया, एम्पेयर्स बाय मिस्टेक, एम्पेयर्स। ठीक है ना, AMP भी लिख लें तो तब भी काफ़ी है। AMP भी एम्पेयर्स के लिए लिखा जाता है, तो पूरा एम्पेयर लिखने के बजाय AMP लिख लें। अब और यहाँ पर V विच इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट्स, सो 220 वोल्ट्स के लिए आप स्मॉल v भी लिख लें तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप वोल्ट्स लिख लें तो पूरा तब भी बात यही ठीक है। अच्छा, अब और रह गया आपके पास R विच इज़ इक्वल टू 5 ओहम्स, तो 5 ओहम्स इन इक्वेशन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू आपके पास 6, सो ये हो गया 6, राइट? K की वैल्यू नहीं पता, सो K ऐसे छोड़ दें। V विच इज़ इक्वल टू 220, सो 220 डिवाइडेड बाय R विच इज़ इक्वल टू 5। सो हमें क्या चाहिए? हमें तो K चाहिए, सो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली हो क्या जाएगा यहाँ पर? 220 K विच इज़ इक्वल टू 6 का 5 से प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ से K की वैल्यू निकालें तो 6 का 5 से क्या आता है? 30। सो इट मीन दैट K विच इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 220। सो 10 के साथ काट दें इसको, सो ये आ जाएगा बेसिकली 3 और ये आ जाएगा 20। अब ये K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। सो पुट K विच इज़ इक्वल टू
3/2 in equation 1. In equation 1. So equation 1 becomes I, which is equal to 3v by 22 r. ठीक है। सो क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखते हैं कि अब क्या कहा। देखिए उसने कहा कि भाई आप आई फाइंड करें, v 180 हो और r 8 हो। सो पुट करेंगे। सो पुट v विच इज इक्वल टू 180 यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास वोल्ट्स में है, और r विच इज इक्वल टू 8 ohms in equation 2. So I which is equal to 3 क्रॉस ये v की वैल्यू है 180 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू है 8। अब इसमें आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। सो अगर आप इसको प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा कितना, 3 का प्रोडक्ट 180 के साथ क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर 540, राइट। और इसका प्रोडक्ट आएगा 22 का 8 से प्रोडक्ट, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू 176। अब 176 540 डिवाइडेड बाय 176, सो 540 डिवाइडेड बाय 176 विच इज इक्वल टू 3.0681 भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो काफ़ी है। अब ये आई की वैल्यू है, आई है करंट, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है हमारे पास एम्पेयर। सो इसको आप लिख सकते हैं AMP। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल। क्या मतलब है कि आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको मेजर किया जा रहा है किस में, फुट कैंडल्स, मतलब ये इसके यूनिट्स हैं। अब वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रख ली है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना रही है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है इसको डिनोट किया जाता है आई के साथ। नॉर्मली यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये लिख लें, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्तलिफ नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं, जिस तरह से हमने करंट में भी आई का ही इस्तेमाल किया है। सो आपको यहाँ पर इस बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो उसने नहीं कहा था, उसने आई दिया था, यहाँ पर उसने नहीं दिया। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है। आप ये शो करने लगे हो, क्योंकि यहाँ पर हम अजम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर उसने नहीं दी वैल्यूज़ के आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। लेकिन आप नॉर्मली बात करें तो आई के लिए हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है आई के लिए हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा, आप ये डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सो डिस्टेंस के लिए आप वो तो नॉर्मली आप डी ही यूज़ करते हो। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के लिए हम डी यूज़ करें। अब वो कह रहा है कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, इनवर्सली है और स्क्वायर के साथ है। तो इट मीन दैट आई
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, राइट। यही कहा ना उसने कि बेटा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। ओके, ये हमने बना रही, बस इससे ज़्यादा है नहीं। तो इट मीन दैट अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो आई विच इज़ इक्वल टू के बाय डी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 और के डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें कि उसने हमें क्या क्या दिया और क्या क्या फाइंड करने को कह रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब इज 0.08 फोर्ट कैंडल। ये फोर्ट कैंडल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। भाई क्या है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है, ये उसका यूनिट है। अब 0.08 जो हमें मिला, क्या मिला, फोर्ट कैंडल बेसिकली इंटेंसिटी मिली, मतलब आई मिला। सो आई विच इज इक्वल टू 0.08 फोर्ट कैंडल, ठीक है। सो अब डिस्टेंस आपको दिया 3 मीटर्स, सो डी विच इज इक्वल टू 3 एम लिख दूँ, 3 मीटर्स। आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है फाइंड करनी है एट दिस। तो पहले तो आप क्या करें, पहले तो आप इसका के निकालें ना, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। सो आई है आपका 0.08 विच इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इट मीन दैट के विच इज इक्वल टू 9 का प्रोडक्ट 0.08 के साथ। अगर आप इसको प्रोडक्ट करो तो ये 8 का 9 से प्रोडक्ट कितना होता है, 72। सो इट मीन दैट ये आ जाएगा 0.72, राइट। सो सीधा सीधा ये आपके पास 2 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर ये देखिए 2 नंबर हैं, फिर आपका पॉइंट है जिसको हम इशारे बोलते हैं। सो इस वजह से ये हमने लिखा। सो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.72। सो ये हो गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन नंबर 2 बना लो। तो इट मीन दैट कि आई विच इज इक्वल टू 0.72 बाय डी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब वो कह रहा है कि भाई आपको डिस्टेंस दे रहा है 8 मीटर्स, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फाइंड करें। सो पुट डी विच इज इक्वल टू 8, पुट डी विच इज इक्वल टू 8 in equation 2. So it means that कि I which is equal to 0.72 divided by 8 का स्क्वायर जो कि बनता है 64। So 0.72 divided by 64। अब हम करेंगे इसको डिवाइड। So 0.72 divided by 64 which is equal to 0.01125। सो इसको आप क्या लिखोगे, आई विच इज इक्वल टू 0.01125 और आई के यूनिट क्या थे, फुट कैंडल, फुट कैंडल्स। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं द स्ट्रेंथ एस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज ब्रेड्थ बी एंड द स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी। कहानी इसमें क्या है, कहानी आपके पास ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है ना, उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है ना। और रेक्टेंगल में आप समझते हो कि क्या सीन होता है, लंबाई और चौड़ाई यूज़ की जाती है नॉर्मली, उसके लिए 2 चीज़ें। लेकिन यहाँ पर उसने लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा ब्रीड्थ मतलब चौड़ाई और डेप्थ मतलब उसकी
गहराई जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई के सीन में ही ये आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बीम की बात है तो इसलिए उसने ये यूनिट्स उसके ये उसने क्वांटिटीज आपको दी हैं। वो कह रहा है कि उसकी जो स्ट्रेंथ मतलब एस जो है स्ट्रेंथ जो है रेक्टेंगुलर बीम की वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है डायरेक्टली बी के साथ। वही क्या है, ब्रेड्थ, आप क्या समझ सकते हो, चौड़ाई समझ सकते हो, ठीक है। सो वो ये कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी स्ट्रेंथ जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, उसकी चौड़ाई के साथ और उसकी गहराई के स्क्वायर के साथ। ऐसा ही है। तो इट मीन दैट अगर हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे S is directly proportional to B, S is directly proportional to D square। D क्या है, डेप्थ के लिए है, ठीक है, और यहाँ पर जो B क्या है वो ब्रेड्थ के लिए है, राइट। मतलब ये चौड़ाई के लिए है और ये गहराई के लिए। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो S is directly proportional to BD square, इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर सॉरी ये अल्फा लिख दिया, ये S है, S। अब S विच इज इक्वल टू के बी और D, राइट, इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें वो क्या कह रहा है, इफ बीन 9 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये हुआ कि उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, जिस चौड़ाई कहते हैं वाइड को क्या कहते हैं, चौड़ाई बेसिकली, तो चौड़ाई क्या है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर डीप मतलब 12 सेंटीमीटर गहराई, मतलब डी की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9। सो और 1200 पाउंड इसकी क्या है सपोर्ट, मतलब उसकी स्ट्रेंथ है। सो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं ना कि पुट, या फिर सबसे पहले आप ये लिख लें, ये सबसे पहले उसने दिया गहराई जो कि है सॉरी चौड़ाई जो कि है बी से डिनोट करें, और ये है 9 cm, राइट। फिर उसने दिया 12 cm जो कि डीप गहराई है, उसके लिए हम डी यूज़ करें, सो 12 cm। अब फिर हमने एस मिला जो कि है 1200 पाउंड, राइट। अब इसको क्या करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एस की वैल्यू है 1200, सो 1200 विच इज़ इक्वल टू, ये के की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू है 12 स्क्वायर, राइट। अब देखते हैं कि क्या के की वैल्यू हमारे पास आती है। सो इसको आप ऐसे ही रहने दें, 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप 12 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 144। सो 1200 विच इज़ इक्वल टू के इंटू 9 144। अब हमें तो चाहिए के, तो क्या करेंगे 1200 पे ये दोनों डिवाइड कर देंगे, सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 144। सो अभी हमने बात की कि ये क्या है 12 का स्क्वायर है, तो 12 का 12 से प्रोडक्ट और 12 1 कर देंगे, तो इट मीन दैट ये क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर था तो एक 12 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास आ गया। सो ये के की वैल्यू है, इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये 50 आ जाएगा, और ये आपका बेसिकली 4 के साथ कर दें, 4 के साथ कर दें, सो 4 का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये बेसिकली आ जाएगा 9 का 4, सो 9 क्रॉस 4 सॉरी 9 क्रॉस 3, 4 से तो हमने डिवाइड किया ना, तो 3। अगर आप इसको लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा के विच इज़ इक्वल टू 25 बाय 9 का 3 से 27, सो 25 बाय 27, ये के की वैल्यू है। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास जनरल इक्वेशन बच जाएगी, राइट। सो पुट इन इक्वेशन 1, सो ये आपके पास हो गया
सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम किस चीज़ को लेके चल रहे थे हम ये एस को, एस का था रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 के एस के बी डी है, एस के बी डी। सो एस विच इज़ इक्वल टू 25/27 बी है और डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कि उसने हमें क्या दिया है और क्या हमें फाइंड करने को कह रहा है। वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है ना, चौड़ाई इसकी 12 सेंटीमीटर, गहराई इसकी 9 सेंटीमीटर। सो 12 एंड 9, सो पुट जो आपके पास है b विच इज़ इक्वल टू 12 cm और d विच इज़ इक्वल टू 9 cm in equation 2. So s which is equal to 25, 27, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 9, इसका स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या करता है ये। अगर आप यहाँ पे एक स्क्वायर इधर कैंसिल भी कर दें तो ठीक हो जाएगा, लेकिन चलो लिख लें एक बार। ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 81 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर 27 आ जाएगा बेसिकली। सो 27, अगर आप 27 को पूरा डिवाइड करें इसके साथ तो 27 पूरा 81 को डिवाइड कर देता है, ठीक है, पूरा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 27 का डबल होता है 54, फिर ट्रिपल करेंगे तो 81 बन जाएगा। तो इट मीन दैट कि 25 क्रॉस 12 क्रॉस 3, सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका रिजल्ट आता है 900। क्या आता है? 900। सो एस विच इज़ इक्वल टू 900 पाउंड, क्योंकि हमारे पास जो एस का यूनिट था वो पाउंड था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। कहानी ये है कि आपके पास कहीं पे काम चल रहा है और जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं और इस तरह से उनकी क्या है, पे है। सो रिलेशन वो बता रहा है कि आपके पास जो लेबर कॉस्ट है उसका रिलेशन है जॉइंटली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जॉइंटली की जब बात आती है तो उसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि लेबर कॉस्ट का रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ वर्कर के साथ और एवरेज ऑफ डेज के साथ, ठीक है। सो दोनों के साथ रिलेशन कौन सा है, आपके पास दोनों के साथ रिलेशन है जॉइंटली मतलब डायरेक्टली। तो इट मीन दैट अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि आपके पास एन से डिनोट किए जा रहे हैं, और एवरेज ऑफ डेज जिसको डी से डिनोट किया जा रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, सी विच इज इक्वल टू के एंड डी इक्वेशन नंबर 1, और के डज नॉट इक्वल टू 0, और के क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहाँ पर क्या है, अब आपको कह रहे हैं कि भाई अगर 100 वर्कर्स हों 15 दिन लगे और 900 जो है 9000 जो है उसकी मजदूरी बने, तो उस केस में आप के निकालेंगे पहले और फिर वो बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे। सो इट मीन दैट कि उसने जो सबसे पहले दिया वो दिया वर्कर्स के बारे में। सो पुट एन विच इज़ इक्वल टू 100 वर्कर्स हैं, आप इसको वर्कर्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, डेज कितने लगेंगे, 15। अब मजदूरी कितनी बढ़ रही है, कॉस्ट 9000, इसको आप आर एस लिख लें, रुपीज़ है, ठीक है। अब इन इक्वेशन 1, अगर हम इसको पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 9000, के की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू
एन की वैल्यू आपके पास है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 100 और डेज लगेंगे कितने, 15। ठीक है, अब हमें तो वैल्यू चाहिए के की, तो इसको क्या करते हैं उधर डिवाइड। सो के विच इज़ इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15। सो 100 पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 15, और 15 का 6 से प्रोडक्ट होता है 90। सो इट मीन्स दैट के विच इज़ इक्वल टू 6, राइट। के आपका 6 आ गया, इसको पुट करो इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स यहाँ पर कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू 6ND, राइट। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो इसको। अब देखते हैं कि हमसे क्या मांग रहा है। वो मांग रहा है आपसे 300 वर्कर्स हैं, 20 डेज लगें और लेबर कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, सो उसने यहाँ पर एन दिया है 20, सॉरी यहाँ पर एन दिया है, बेसिकली वर्कर्स हैं 300, 300 और डेज लगेंगे आपके 20। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम्स यहाँ पर डी विच इज सॉरी यहाँ पर सी विच इज इक्वल टू 6 इंटू 20 इंटू, सॉरी 20 नहीं बल्कि 300। सो 300 और 20, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें जो ज़ीरोज़ हैं वो तो आ जाएंगी ना, क्या ख्याल है, ज़ीरोज़ तो आपके पास आ ही जाएंगी। तो ये 300 है बेसिकली, इसको मिक्स मत करें। सबसे पहले तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे क्योंकि 3 बन रही हैं। अब 2 का 3 से प्रोडक्ट होता है 6, अब 6 का 6 से प्रोडक्ट 36, सो 36,000 रुपीज़। सो सी विच इज़ इक्वल टू 36,000 रुपीज़, इसका क्या बनेगा, इसका लेबर कॉस्ट बनेगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 36,000 रुपये इसकी मजदूरी बनेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से अगर हम पहले बात करें, जो इससे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें हमने वैल्यू निकाली थी 36,000 रुपये। ठीक है, 36,000 रुपये हमने प्राइस निकाली थी, कॉस्ट बेसिकली जो लेबर कॉस्ट थी। लेकिन अगर हम बुक के साथ उसको मैच करने की कोशिश करें तो वो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है 3,60,000 रुपये। ठीक है, सो वहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, वहाँ पर 3,60,000 की बजाय 36,000 ही होना है। सो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका रिजल्ट जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें तो वो आपको कहता है कि आपके पास कोई भी नई कार है, उसको अगर हम परचेज करते हैं तो उस पर सेल टैक्स लगता है, और सेल टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन है कार की प्राइस के साथ, कि जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उस पर सेल टैक्स लगेगा। फिर वो कहता है कि अगर इतने पैसों की आप कार खरीदते हैं तो उस पर इतना जो है वो टैक्स लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मुझे ये बताएं कि इतने पैसों की अगर कोई कार हो तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। ये वही क्वेश्चन है जो बेसिकली हम पीछे कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर वेरिएबल सेट करके दिए जा रहे थे, अब नहीं है, अब खुद से सेट कर लेते हैं। सेल टैक्स को किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, और प्राइस जो है बेसिकली नई नई कार की जो प्राइस है उसको किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हम खुद से अजम्पशन करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट सेल टैक्स इज डिनोटेड, सेल्स टैक्स इज डिनोटेड बाय, सेल टैक्स को डिनोट कर लें एस से या फिर टी से। ठीक है ना, सो एस लिख लें। सेल टैक्स को हम क्या डिनोट करें, किससे डिनोट करें, एस से। अब दूसरा, एंड प्राइस ऑफ न्यू कार, प्राइस ऑफ न्यू कार इज डिनोटेड बाय, अब इसका भी कोई नाम रख लें, जिस तरह से उसका हमने सेल टैक्स का एस लिख लिया, एस पहले सेल था तो एस लिख लिया, और इधर प्राइस है तो हम इसको पी से डिनोट कर लेते, राइट। ठीक है ना,
सो इस तरह से। अब उसने क्या दिया है, उसने दिया है कि भाई सेल टैक्स का रिलेशन है आपके पास पी के साथ डायरेक्टली। अगर पी के साथ डायरेक्टली है तो इट मीन दैट एस विच इज इक्वल टू के पी, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और के डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर उसने दिया कि यहाँ पर आपके पास ये कितना बनता है, आप इस चीज़ को काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि उसने यहाँ पर ये परचेज्ड है, मतलब कार की कीमत है और ये सेल टैक्स है। तो एस विच इज इक्वल टू यहाँ पर ये 40,000। अब देख लें, ये आपके पास 3 और ये 4, सो 40,000 रुपीज़, ठीक है ना। आप इसको रुपीज़ RS लिख लें। अब यहाँ पर ये आपके पास है कीमत किसकी, ये आपके पास है कार की टोटल कीमत, और इसको हम नोट कर रहे हैं P के साथ, तो इसके लिए लिखेंगे 2। अब ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 2, सो 1 2 3 4 5 6, राइट। सो ये हो गया, इसके लिए भी RS लिख लें। तो ये है कीमत। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। सो एस आपका क्या है 40,000, सो 40,000 विच इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख लें 2, ये 3 4 5 6 और यहाँ पर आपके पास के। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, सो इसको उधर डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो के विच इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 2, 0 0 0 0 0 एंड 0, राइट। अब ये 4 तो यहाँ से कट जाएंगी, बाकी क्या रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, इसके बाद टोटल 6 थी ना, कट गई। अब इसको अगर मज़ीद 4 1 ज़ार 4 एंड 4 5 50, सो के विच इज़ इक्वल टू 150, ठीक है। सो 150 आपका के आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो सेल टैक्स विच इज़ इक्वल टू 150 और यहाँ पर P। अब फिर उसने प्राइस दी थी नई कार की, कितनी थी यहाँ पर 228 समझे, ये 28 है और ये है यहाँ पर, इसको काउंट कर लें 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं इस बार, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास पुट ये P विच इज़ इक्वल टू 28, ये 2 और 4 5, ठीक है। सो ये हो गया। RS लिख लें इन इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, S विच इज़ इक्वल टू 150 और ये बेसिकली 2 8 0 0 0 0 एंड 0, ये एक तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब 5 को इस पर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो S विच इज़ इक्वल टू 5 4 20 5 5 25 5 6 30, ये हमने यहाँ तक कर लिया और ये 1 2 3 3 रह गई। सो बेसिकली ये बन जाएगा, 3 रह गई ना, सो 3 के लिए ये, तो 56,000 रुपीज़ जो है इसका सेल टैक्स बनेगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि आया इसका रिज़ल्ट बुक के साथ मैच करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ 56,000 नहीं 5600 लिखा हुआ है, सो 5600 कैसे पॉसिबल है, ये अब हमने सही किया, ये एक कैंसिल की, सॉरी यहाँ पर 56 यहाँ पर 1000 नहीं आता, 100 ही आता। आप चेक करें यहाँ पर जब हमने इसको डिवाइड किया तो एक तो ज़ीरो कैंसिल हो गई
एक ज़ीरो कैंसिल होने के बाद बाकी रहेगी 4। अब 4 में से हमने ये एक यहाँ पे 280 में जो है इस्तेमाल कर ली, ठीक है, तो बाकी रह गई आपके पास 356,000 ही आता है। अब इसका देख लेते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। यहाँ पर ये 40,000 था। अब देखिए ये कीमत कितनी थी, इसमें ये 20 बेसिकली ये कम कीमत है। आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि ये देखिए ये कम है, इसके पास ये 28 है बेसिकली। यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें टर्म्स ज़्यादा, इसमें इतना जो अमाउंट है वो आपके पास ये अमाउंट ज़्यादा है और ये अमाउंट कम है। अगर ये अमाउंट कम है और इस पे इतना टैक्स लग रहा है 40,000, तो ये अमाउंट बड़ी है तो टैक्स तो बढ़ना चाहिए। तो टैक्स बढ़ेगा तो फिर टैक्स 5600 कैसे पॉसिबल है। सो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मिस्टेक है। सो यहाँ पर भी आपके पास 56,000 आता है। सो ये इस तरह से हुआ कि ये वाली ज़ीरो यहाँ से उधार ले लो मतलब यहाँ ज़्यादा कर दी और यहाँ कम कर दी, तो ऐसे समझ सकते हो कि ये 56,000 ही आता है, पॉसिबल नहीं है। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं ना, कभी कम कीमत पे इतना टैक्स लग रहा है तो ज़्यादा कीमत पे कम टैक्स कैसे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में ही, यहाँ पर क्वेश्चन के रिजल्ट में मिसबिहेव किया गया है, तो इसका रिजल्ट यही आता है। सो 56,000 रुपीज़ इसका सेल टैक्स बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज भी एंड होती है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर भी एंड होता है। अब आपको एक ही वीडियो जो है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड मिलने वाली है, वो है ये रिव्यू एक्सरसाइज में, जिसमें हम MCQs को देखने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब चैप्टर नंबर 19 को। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।